एफआईआर के 7 महीने बाद 13 जनवरी को पुलिस इसको अरेस्ट करती है और जहां आपके फ्लैट की कीमत 50 लाख थी, वहीं उसी फ्लैट के लिए आपको फ्लैट बेचते समय बिल्डर कहता है कि सर प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, प्रोजेक्ट चालू होता है, फिर स्लो हो जाता है और फिर रुक जाता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बड़े बड़े बिल्डर्स पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं। पुलिस का तो यहाँ तक कहना है कि एक ही फ्लैट को कई सारे बायर्स को बेचा गया। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई फ्रिक्शनल कहानी नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है, हर उस आम आदमी की है जो 20-25 साल मेहनत करता है और अपनी उस मेहनत की कमाई से एक फ्लैट या एक घर लेना चाहता है। अगर आप भी रियल एस्टेट फील्ड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके 20-25 साल के सेविंग को बचाने की ताकत रखता है। Now taking you through a housing scam of massive proportions, one that's left thousands of Indians paying EMIs for homes that don't exist, finally under the CBI scanner. Illegally developing and selling plots in Ayodhya. यहाँ पे इनके अच्छे बड़े बड़े इन्होंने सेल्स ऑफिस बना रखे थे, खाना, ये डीजे, डांस, पार्टी, अब सब देखो जंगल की तरह सब भाग गए। और 2011 में मैंने यहाँ घर बुक किया था, तो तब मैं पैरों से भी ठीक था, सब कुछ था, बढ़िया काम धंधा कर रहा था। तो अब मेरी हालत ये होगी कि अपनी सारी जमा पूंजियाँ लगा बैठा हूँ, बैंकों की किस्तें भर रहा हूँ। बैंक के रोज गुंडे आ जाते हैं कि किस्त दो, नहीं दो, बैंक की किस्त बाउंस हुई तो मेरे को धमकियाँ देने लगती हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। हमारे पेरेंट्स ने ये घर लिया था कि हाँ मिल जाएगा, अब हम लोग भी मतलब एक 50 क्रॉस कर ही चुके हैं एक तरह से, और पता नहीं, उम्मीद नहीं है। बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी, कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हैं सुनील गुप्ता। 24 मई 2022 को पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन फाइल करते हैं और आगे चल के 3 जून 2022 को इनकी एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर जिस पे दर्ज कराई गई थी उसका नाम है हरिंदर वशिष्ठ, उम्र है 49 साल। ये डायरेक्टर है एक प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी का। एफआईआर के 7 महीने बाद 13 जनवरी को पुलिस इसको अरेस्ट करती है। सुनील गुप्ता के साथ कुछ और लोगों ने भी हरिंदर पर लालच देकर फ्लैट बेचने का आरोप लगाया। पुलिस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट 2009 में लॉन्च हुआ। बिल्डर की तरफ से कस्टमर को ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल यूनिट का भी वादा किया गया। यहाँ तक बोला गया कि पास में ही कॉमर्शियल मॉल और आईटीज कंपनीज भी बन रही हैं। और यही सब लालच देकर हरिंदर ने इन लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से कुछ फ्लैट्स बेचे। कस्टमर से बीबीएस यानी बिल्डिंग बायर एग्रीमेंट तक साइन कराया गया, जिससे उनको लगा कि वो एक लेजिटिमेट कॉमर्शियल स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स फेक थे। पुलिस का तो यहाँ तक कहना है कि एक ही फ्लैट को कई सारे बायर्स को बेचा गया और ऐसे कर करके हरिंदर ने 30 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। आज के डेट में हरिंदर के खिलाफ 75 इनकम्प्लीट कंप्लेंट तक रजिस्टर है। जिन लोगों ने अपने मेहनत की कमाई को यह सोचकर लगाया था कि नोएडा में एक अच्छा फ्लैट होगा या मैं इस फ्लैट को रेंट पे चढ़ाऊंगा, वह सपना सपना ही रह गया। इनको ना तो फ्लैट मिला और ना ही पैसे। फ्लैट लेने के लिए जो इन लोगों ने लोन लिया था उसका ईएमआई ये आज तक भर रहे हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केस डेली दर्ज होते हैं। कुछ कंप्लेंट्स एफआईआर में तब्दील होती हैं तो कुछ कंप्लेन का कंप्लेन बन के ही रह जाती हैं। आज रियल एस्टेट स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासकर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे। हर महीने 500 से ज्यादा कंप्लेंट्स तो सिर्फ रेरा के पास पहुंचती हैं। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ना जाने कितने लोग अपने इस नुकसान को चुपचाप सह जाते हैं, क्योंकि इंडिया में लीगल फाइट लड़ने का मतलब है अपना वक्त भी लगाओ और पैसा भी। एक मिडिल क्लास आदमी जिसने 15-20 साल नौकरी की, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा, एफडी तोड़ी, गोल्ड बेचा, लोन लिया, सिर्फ इसलिए ताकि अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी छत बना सके। लेकिन मिलता क्या है उसको? प्रोजेक्ट डिले का नोटिस, बिल्डर फोन उठाना बंद कर देता है, साइट पे जाओ तो कंस्ट्रक्शन बंद मिलती है और ऐसे ही एक दिन पता चलता है कि बिल्डर भाग गया या प्रोजेक्ट ही बैंकरप्ट हो गया। देखिए, स्कैम का कोई फिक्स टाइप नहीं होता। एक तरीके पे अथॉरिटी के द्वारा रोक लगाया जाता है तो स्कैमर्स स्कैम करने के दूसरे तरीके ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ कॉमन तरीके हैं इन स्कैमर्स के, जिस पर अगर आप ध्यान दो तो 95% चांस है कि आप स्कैम होने से बच सकते हो। पहला है डिले इन पोसेशन। फ्लैट बेचते समय बिल्डर कहता है कि सर प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, प्रोजेक्ट चालू होता है, फिर स्लो हो जाता है और फिर रुक जाता है। देखिए, थोड़ा डिले कॉमन है कंस्ट्रक्शन लाइन में। कभी गवर्नमेंट से या वहीं के लोकल अथॉरिटी से कुछ परमिशन लेने में टाइम लग जाता है, कभी कोई लेबर स्ट्राइक हो जाता है, तो कभी कुछ एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से भी डिले हो जाता है। और भी मल्टीपल कारण है जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन लाइन में डिले होना आम बात है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन कारण होता है तो अमूमन 2 महीने, 4 महीने या मैक्सिमम 1 साल ही डिले होता है कोई भी प्रोजेक्ट। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा देरी हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर साइट विजिट करें, इसकी जांच करें। दूसरा, ये फॉल्स प्रॉमिस और फेक ब्रोशर्स दिखाते हैं। ब्रोशर देखोगे तो लगेगा एक रिजॉर्ट जैसा प्रोजेक्ट है, स्विमिंग पूल, जिम, जॉगिंग ट्रैक, ग्रीन एरिया, किड्स प्ले जोन, न जाने क्या क्या।
लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कंस्ट्रक्शन अधूरा मिलता है, जो फैसिलिटी थी वो पेपर पे थी, ग्राउंड पे उसका नामो निशान नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ मार्केटिंग के नाम पर बायर्स को अट्रैक्ट करने का सबसे कॉमन तरीका होता है और पूछने पे इनके बहाने आते हैं कि सर अथॉरिटी के द्वारा इसको बनाने का परमिशन नहीं मिला, या ये फेज 2 में आएगा, बिल्डिंग बनने के बाद इस पर काम चालू होगा, वगैरह वगैरह। अगला है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी स्कैम। बाहर से बिल्डिंग अच्छी दिखेगी लेकिन अंदर क्या मटेरियल यूज हुआ है किसी को क्या पता, और रिजल्ट 6 महीने में सीपेज, 1 साल में क्रैक्स और 2 साल में स्ट्रक्चर अनसेफ लगने लगता है। फिर मेंटेनेंस के नाम पे इनको अलग अलग चार्जेस दो। अगला ये लेआउट या फ्लोर प्लान चेंज करके स्कैम करते हैं। बुकिंग के टाइम पर आपको एक स्पेशियस 3 BHK बताया जाता है, लेकिन जब फाइनल डिलीवरी का वक्त आता है तो मिलता क्या है आपको 2 BHK प्लस स्टडी रूम, और जस्टिफिकेशन आता है कि सर साइज से में बस लेआउट को रिवाइज किया गया है, लेकिन रियलिटी में आपका कारपेट एरिया कम हो चुका होता है और बिल्डर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखाने लगता है जो कि आप पहले ही साइन कर चुके होते हो। अगला ये हिडन चार्जेस लगा के स्कैम करते हैं। एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ऑल इंक्लूसिव प्राइस, तो आप सोच लेते हो कि भैया ये फाइनल अमाउंट होगा, लेकिन फ्लैट के डिलीवरी के दौरान आपको बताया जाता है कि भैया पार्किंग चार्ज एक्स्ट्रा देना है, क्लब मेंबरशिप मैंडेटरी है, सोसाइटी के चार्जेस हैं और न जाने कौन कौन से दुनिया भर के चार्जेस आप पर थोप दिए जाते हैं। और जहां आपके फ्लैट की कीमत 50 लाख थी, वहीं उसी फ्लैट के लिए आपको 53 से 54 लाख देना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सारा स्कैम होता है तो इन पे एक्शन क्यों नहीं होता। एक्चुअली 2016 में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाया गया, जिससे होम बायर्स को, फ्लैट बायर्स को प्रोटेक्शन मिल सके और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी आ सके। लेकिन रियलिटी इंडिया में रेरा का होना एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। कंप्लेन फाइल करोगे तो सिर्फ हियरिंग पे हियरिंग मिलेगी और फाइनल ऑर्डर आने में सालों लग जाते हैं। और अगर रेरा बायर्स के फेवर में डिसीजन दे भी दे तो बिल्डर उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है। प्रोसेस इतना स्लो है कि बायर्स थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और बिल्डर के पास पैसे होते हैं तो वो बच जाता है। एक्चुअली बिल्डर्स का ये होता है कि कोई भी आदमी अगर उसके खिलाफ कोई केस जीत जाता है तो बहुत सारे लोगों में हिम्मत आएगी, बहुत सारे और लोग उस पे केस करेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों में वो हिम्मत नहीं थी। तो अगर कोई इंसान केस जीत जाता है बिल्डर के खिलाफ तो बहुत सारे लोगों में हिम्मत आएगी और वो चाहता नहीं कि कोई भी छोटी चिंगारी उठे, इसलिए उसको जितना भी पैसा लगाना होता है, जितनी पावर लगानी होती है वो लगाता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बड़े बड़े बिल्डर्स पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं, इलेक्शन कैंपेन और पार्टी डोनेशन के नाम पर करोड़ों देते हैं और इसी वजह से इनको पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिलता है, लैंड अप्रूवल आसानी से मिल जाता है और इलीगल कंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो इन्वेस्टिगेशन या तो होती नहीं या बहुत धीरे होती है। इंडिया का लीगल सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और स्लो है शायद ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। जहां इनोसेंट को जस्टिस मिलने में 40-50 साल लग जाते हैं, वहां कैसे कोई हिम्मत करेगा ऐसे बड़े बिल्डर्स के खिलाफ आवाज उठाने की। लॉ होना अलग बात है, लेकिन जस्टिस मिलना वो इंडिया में अभी भी एक मैराथन जैसा है। कब फाइनल रिजल्ट आएगा कुछ पता नहीं। अब तक हमने स्कैम्स की बात की, स्कैम्स के टाइप्स की बात की, सिस्टम के कमजोरी की बात की, लेकिन अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप कोई फ्लैट या घर लेने जा रहे हैं तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको इग्नोर करना यानी खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है। अगर नहीं है तो बिल्डर के द्वारा ऑफर कितना भी टेम्पटिंग, कितना भी अट्रैक्टिव क्यों न दिया जा रहा हो, आप तुरंत पीछे हट जाइए। रेरा रजिस्टर का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है और बिल्डर लीगली बाउंड है डेडलाइन के लिए और कमिटमेंट के लिए। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ ब्रोशर्स को देखकर डिसीजन लेना काफी नहीं है। इंटरनेट की मदद से बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करो, क्या उसने पहले भी प्रोजेक्ट डिले किया है, जो प्रॉमिस दिया है क्या उसने उसको कंप्लीट किया है या नहीं। अगर 3-4 प्रोजेक्ट डिले मिले तो समझ जाओ कि भैया ये हैबिट है, एक्सीडेंट नहीं। कई सारे इंटरनेट पर रियल एस्टेट फोरम्स हैं जैसे मैजिक ब्रिक, रेडिट, इंडिया फोरम, जहां जाकर आप बिल्डर्स के द्वारा बनाए गए फ्लैट्स के रिव्यू पढ़ सकते हो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बिल्डर के साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन करो तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगो और एक लीगल एडवाइजर से 1000-2000 देके वेरीफाई करा लो। आज के टाइम में मैक्सिमम स्कैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हो रहा है, तो हो सके तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करो, या कोई रेपुटेड बिल्डर है तो वहां से आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और चीज जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं वो है प्री लॉन्च ट्रैप। बिल्डर बोलता है कि सर अभी आप प्रोजेक्ट बुक कर लो, नहीं तो बाद में इसका प्राइस डबल हो जाएगा, लेकिन बाद में कभी कंस्ट्रक्शन डिले हो जाता है तो कभी आपको लीगल प्रॉब्लम का झुंझुना थमा दिया जाता है। सो याद रखिए, रियल एस्टेट में फोमो यानी फ्रॉड का इन्विटेशन होता है। भाई आप फोन लेने थोड़ी गए हो कि शॉपकीपर आपको बोला कि भाई 2 पीस बचा है तो आप कल की जगह आज ही फोन खरीद लाए। आप फ्लैट देखने गए हो जहाँ पे 50 लाख 60 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो आपको हर डिसीजन को बहुत ही सोच समझ के लेना है। हर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अच्छे से उस पर रिसर्च करना है, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या यह बिल्डर सही है नहीं है, इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। एट लास्ट मुझे बस यही कहना है कि अपना घर लेना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, ये एक इमोशनल डिसीजन भी होता है। इसलिए एक गलत बिल्डर, गलत प्रोजेक्ट और थोड़ा सा इग्नोरेंस आपके सपने को नाइटमेयर में बदल सकता है। इसलिए आपका
कोई फैमिली मेंबर, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अगर कोई भी फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहा है तो उससे ये वीडियो जरूर शेयर करिए। आपका एक शेयर अगले के लाखों के नुकसान को बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि वीडियो बनाते समय मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पे काम जरूर करूंगा। ऐसे और डिटेल्ड अनफिल्टर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।